हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी को लेके, जो कि आप लोगों को अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का कहानी हम लोग शुरुआत करते हैं, जो इस प्रकार से है। मैं दूसरे शहर में रहकर अपनी नौकरी करती थी। एक दिन मेरे पापा की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। इसीलिए माँ ने मुझे तुरंत ही आधी रात फ़ोन करके अपने घर बुलाया। मैं बिना कुछ सोचे समझे आधी रात को कैब बुक करके निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में 4 लड़कों ने मुझे अकेला देखकर घेर लिया और उसके बाद वह मुझे झाड़ियों में खींच के ले गए। फिर उन्होंने मेरे साथ एक एक करके जी हाँ, चलिए अब सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। मेरा नाम रश्मि है। मैं 22 साल की खूबसूरत लड़की हूँ। मैं अपने माता पिता की अकेली संतान हूँ। मैं बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी और मेरे पैरों पर खड़े होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी। मेरे माता पिता भी यही चाहते थे कि मैं जल्द से जल्द कोई अच्छी नौकरी करूं, लेकिन किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करने के वह सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि अकेली लड़की किसी नए शहर में पहुंचकर कभी भी खतरे का शिकार हो सकती है। इसीलिए उनका कहना यह था कि तुम नौकरी तो कर सकती हो, लेकिन नौकरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें तुम दिन ढलने से पहले ही घर वापस आ जाओ और इसी तरह से शहर में नौकरी कर लो। लेकिन मैं अपने माँ बाप को इस सोच से सख्त खिलाफ थी। मेरा मानना यह था कि आज की लड़की किसी भी तरह की परेशानियों से अकेले मुकाबला कर सकती है। और अब तो ज़माना बहुत बदल रहा है। अब तो लड़कियां देर रात तक ऑफिस के काम करती है और अकेले रहकर नए शहर में अपनी नौकरी के साथ सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेती है। मैं तो अपनी सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करती हूँ। मैं भी अपनी सारी चीज़ें खुद मैनेज करना जानती हूँ और कर भी लेती हूँ, और एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही अब तक यही देखा है, माँ बाप को हर छोटी चीज़ में खुद से फैसला लेने में बहुत दिक्कत होती है। वह कोई भी फैसला पिताजी के राय के बिना नहीं ले पाती। जबकि मैं अपनी माँ को समझाया था कि घर के काम से ही काम, घर की चीज़ों में तो तू खुद पर भरोसा करके फैसला ले सकती है, लेकिन पिताजी ने शुरू से ही उन्हें किसी भी चीज़ में आगे नहीं रखा, जिसकी वजह से वह हर छोटी चीज़ के लिए पिताजी पर निर्भर हो गई थी। अगर उन्हें बाजार भी जाना होता तब भी वह उसे किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती। मुझे इन सब चीज़ों की बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मेरा मानना था हर इंसान को इतना जिम्मेवार होना चाहिए कि वह सही वक्त पर सही फैसला खुद से ले सके, ना कि हर छोटी चीज़ के लिए दूसरे पर निर्भर हो। कहते हैं ना कि यह ज़रूरी नहीं कि आप जैसे चाहें आपके साथ बिल्कुल वैसा ही हो। मेरे साथ भी मेरे माता पिता यह चाहते थे कि मैं उसी शहर में नौकरी करूं, लेकिन मेरी नौकरी जब दूसरे शहर में लगी तो उन्हें बहुत गहरा धक्का लगा। उन्होंने मेरी नौकरी करने से मना कर दिया, लेकिन वह नौकरी बहुत अच्छी थी, जिसमें मेरा फ्यूचर और ज़्यादा ब्राइट हो सकता था। जिसके बाद मैंने उन्हें जैसे तैसे मना किया और यह वादा किया कि किसी भी मुसीबत आने पर मैं अपने शहर आ जाऊंगी। जिद पर मैं दूसरे शहर नौकरी करने के लिए आ गई। एक दिन आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की थी, इसीलिए बहुत ही जल्द मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैनेज कर ली थी। अपने रहने का इंतज़ाम भी बहुत अच्छी जगह कर लिया था। मैं सुरक्षित महसूस कर रही थी और ऑफिस में भी मैंने काफ़ी अच्छे से सारे काम समझ लिया था। कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ। बस अगर प्रॉब्लम थी तो इस चीज़ की, मेरे ऑफिस में इतना ज़्यादा काम होता कि अक्सर मुझे लेट घर हो जाता। इसी वजह से मैंने मम्मी पापा बहुत टेंशन में रहते और इसीलिए रोज़ रात को 9 बजते ही उनका फ़ोन मेरे पास आना शुरू हो जाता, यह पूछने के लिए कि मैं घर पहुंची या नहीं। और फिर जब तक मैं अपने फ्लैट पर ना पहुंच जाती तब तक वह मुझे बार बार फ़ोन करके पूछते रहते। इन दिनों काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिस कारण मुझे अक्सर रात को 11 बजे वहाँ से आना पड़ता था। मुझे ज़्यादा डर नहीं लगता था, लेकिन मेरा फ्लैट ऐसी जगह था जहाँ मुझे एक सुनसान
पुलिया को पार करके जाना पड़ता था। लेकिन फिर भी मैं खुद पर भरोसा करते हुए तेज कदमों से वहाँ से जल्दी से निकल जाया करती थी। मेरे एक दिन इसी तरह रात बीत रहे थे 11 और करीब मेरे पास अचानक मेरी माँ का फ़ोन आ गया। तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक हुआ है, तुम अभी जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ। पापा के हार्ट अटैक की बात सुनकर मेरी तो बुरी तरह से घबरा गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने माँ को बोला, आप उन्हें तुरंत ही अस्पताल लेकर आओ, मैं भी यहाँ से तुरंत निकल रही हूँ। फ़ोन रखते ही मैं ऑफिस में इधर उधर देखा तो कोई भी सहकर्मी ऑफिस नहीं थे। मुझे छोड़कर बाकी सब अपने घर जा चुके थे। अब तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मैं जल्दी से अपना सामान पैक कर लिया और फिर एक कैब बुक कर ली। मैंने सोचा कैब बुक करके सीधा घर पहुँच जाती हूँ, रास्ते में कहीं रुकना नहीं होगा तो कोई टेंशन भी नहीं होगी। मेरा घर मेरे ऑफिस से करीब 3 घंटे की दूरी पर था। जल्दी जल्दी मैं कैब बुक कर ऑफिस से बाहर आकर अपनी कैब का इंतज़ार करने लगी। तभी माँ का दोबारा फ़ोन आया। वह बोली, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला है, लेकिन वह एक फॉर्म पर साइन करवा रहा है जिससे यह लिखा है कि अगर तुम्हारे पापा को कुछ हो गया तो इसमें उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी और यह ऑपरेशन हमारी इजाज़त से हो रही है। मैंने माँ से यह कहा कि यह फॉर्म पर साइन कर दें, लेकिन माँ बुरी तरह से घबराई हुई थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी और बोली, साइन नहीं कर पाऊँगी, मैं इतना बड़ा फैसला खुद से नहीं कर सकती, तुम जल्दी आ जाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने माँ को बहुत समझाया कि माँ, कम से कम इस घड़ी में तो आप फैसला लो, लेकिन वह लगातार रोए जा रही थी और वह रट लगाए जा रही थी और फिर रट लगाए जा रही थी कि तुम जल्दी से आ जाओ, खुद आकर यहाँ फैसला लो, पापा का ऑपरेशन करवाना है। ऐसी हड़बड़ाहट में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ कैब भी जल्दी नहीं आ रही थी। मैंने माँ से कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस यहाँ से निकल ही रही हूँ। मैंने सोचा एक बार कैब में बैठ जाऊँ, तब मैं माँ को आराम से समझा दूँगी। उसके बाद थोड़ी देर में ही कैब आ गई और जैसे ही कैब आई मैं उस पर बैठकर झटपट अपने घर के लिए निकल पड़ी। लेकिन मैंने ड्राइवर को OTP बताया और पहुंचने का एड्रेस बताया। मैं जब भी कैब बुक करती थी तो हमेशा इस तरह से दिखाती थी कि कोई है मुझे लेने आ रहा है, और मैं कैब का नंबर और ड्राइवर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही किसी को बता दे रही हूँ। तो इस बार भी मैंने कैब में बैठते ही तुरंत ही यह सब किया। थोड़ी ही देर में माँ का मेरे पास फिर से फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि तुम जल्दी से आ जाओ और यह रट पता नहीं कब से लगाई जा रही है, वो समझने को तैयार नहीं है। जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, इतनी रात को तुम्हें अकेले वहाँ से आना पड़ रहा है, तुम अपना ध्यान रखना। अकेली लड़की खुली तिजोरी होती है, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैंने माँ को समझाया कि आप इन सब बातों पर फ़ोन पर ना करें, क्योंकि फ़ोन की ड्राइवर मेरी बातें सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोन रख दिया। तभी कुछ देर में वह कैब ड्राइवर मुझसे बोला, क्या बात है मैडम, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं, क्या आपके घर का कोई ज़्यादा बीमार है क्या? तभी मैं ड्राइवर को कुछ ना बोल के चुपचाप बैठी रही और चलती रही जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो। लेकिन मेरी परेशानी ज़्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि बार बार मेरा माँ का फ़ोन आ रहा था और वो रट लगाई जा रही थी कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, नहीं तो मैं सिग्नेचर नहीं कर पाऊँगी। इसके बाद फिर दोबारा से वो कहने लगा कि आप इतनी रात में अकेली जा रही है। मुझे उसके सवालों से डर लगने लगा। मुझे लगा कि कहीं यह मेरे साथ कुछ गलत करने का तो नहीं सोच रहा है, इसीलिए इतनी सारी जानकारी मुझसे एक एक करके इकट्ठा कर रहा है। मुझे माँ पर भी गुस्सा आने लगा था। उन्हें यह सब बात फ़ोन पर कहने की क्या ज़रूरत थी। अब इसमें मेरी बातें सुन ली है और इसीलिए अब मेरा फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहा है। मैंने उसे बोला कि तुम जैसी सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए चुपचाप अपनी गाड़ी चलाओ, क्योंकि तुम मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचाओ। पर एक बार फिर अपनी गाड़ी चलाने लगा। घबराहट के मारे मुझे प्यास लगने लगी।
मैंने अपने पर्स में हाथ में डाला तो मेरा पानी का बोतल तो ऑफिस में ही छूट गई थी। अब तो मुझे तो तेज हड़बड़ाहट हो रही थी। मैंने सोचा कुछ देर के लिए अपनी प्यास को कंट्रोल कर लेती हूँ, लेकिन मेरा गला सूखता ही जा रहा था। मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। मैंने ड्राइवर को बोला, आगे कहीं अगर ढाबा दिखे तो वहाँ एक पानी का बोतल लेना है। कैब ड्राइवर बोला, मैडम इतनी रात को किसी भी ढाबे पर गाड़ी रोकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मैंने कहा, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, इसीलिए चुपचाप से एक बोतल पानी ले आना। मैडम मेरे पास भी एक बोतल पानी है, आप चाहे तो पानी पी सकती है। उसने मेरी तरफ जैसे ही बोतल बढ़ाई, मैंने झट से बोतल ले ली क्योंकि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी। लेकिन बोतल का ढक्कन खोलते ही मेरा दिमाग अचानक से ठनका। मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं इसमें पानी के पहले ही कोई नशीली दवा मिला रखी हो, इसीलिए इसमें मुझे प्यास नहीं लग रही है। यह बात सुनकर तुरंत ही अपनी पानी का बोतल मुझे दे दी। इतना सुनते ही मैंने ढक्कन बंद कर दिया और मुझे बोतल वापस पकड़ा दी। थोड़ी देर बाद वह कैब ड्राइवर मुझसे बोला, मैडम आपने पानी नहीं पिया। यह बात सुनकर मैं चौंक गई। इसका मतलब था कि मुझ पर नज़र रख रहा था। पहले मैंने सोचा था कि इसे हड़बड़ाऊं कैसे, लेकिन मैंने सोचा अभी वक्त सिर्फ यही है मेरे साथ है। अगर मैं इसे ज़्यादा सख्ती से पेश आ गई तो कहीं यह कुछ मेरे साथ गलत ना करे। मैंने उससे कहा, दरअसल मैं सिर्फ बिस्लेरी की भी पानी पीती हूँ, इसीलिए आगे कोई भी ढाबा पड़े वहाँ जाकर गाड़ी रोक देना, एक बोतल खरीद लेना और फिर मुझसे कहने लगना, मैडम मेरी बात मानिए, इतनी रात को किसी भी ढाबे पर गाड़ी मत रुकवाइए। ढाबे में बहुत गलत तरीके से आदमी बैठे हुए होते हैं। अगर उन्होंने यह देख लिया कि मेरी गाड़ी में अकेली लड़की है तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैंने कहा, तुम ज़्यादा बोल रहे हो, जितना मैं तुमसे कह रही हूँ चुपचाप उतना करो। थोड़ी देर आगे पहुँचने के बाद एक ढाबा आया और ड्राइवर ने ढाबे पर गाड़ी रोक दी और वह पानी लेने की बोतल लाने गया। मैंने ढाबे से बाहर की ओर देखा। 4 लड़के मेरे सामने टेबल पे बैठे हुए थे और खूब शराब पी रहे थे। उन 4 लड़कों ने जैसे ही मेरी तरफ देखा, उसके चेहरे पर बहुत घिनौनी हंसी तैरने लगी। मैंने तुरंत ही एक स्टॉल निकाली और अपना चेहरा ढक लिया। उन चारों लड़कों को देख के मेरी कपकपी छूटने लगी। ड्राइवर था कि पानी का बोतल लेकर आ ही नहीं रहा था और वह चारों लड़के अपनी जगह से उठकर मेरी तरफ आगे बढ़ने लगे। अब तो मुझे और भी तेज डर लगने लगी। तभी कैब ड्राइवर भागता हुआ आया और गाड़ी पर बैठ गया और उसे तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। तभी वह चारों लड़के गाड़ी की खिड़की के पास बहुत करीब आ गए और मुझसे बोले, वह क्या माल है, वह माल लेकर चल रहा है तू, जरा मुझे भी तो चखा। तभी ड्राइवर ने देखा, तेजी से गाड़ी आगे भगा दी और यह बोला, देखा मैडम, इसीलिए ना आपको मना कर रहा था कि किसी भी ढाबे पर गाड़ी मत रोकवाइए। मुझे लगा कि सच में ड्राइवर सही कह रहा है। मैंने उसकी बात ना मानकर गलती की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम उन लड़कों से पीछा तो छूटा। मैंने कहा, हाँ भाई साहब, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी, इसीलिए मेरी भी मजबूरी थी। वह बोला, कोई बात नहीं, अब मैं आपको जल्द से जल्द आपका घर पहुंचवा दूंगा। मैंने पानी का बोतल से 2 घूंट पिए और थोड़ी ही देर चैन की सांस ली और तभी कार का साइड मिरर में अचानक से वह लड़के दिखाई देने लगे जो पूरी तरह से चीख रहे थे, वाह क्या माल है, हम चीख कर ही रहेंगे। वह लड़के हाईवे पे बहुत बुरी तरह से गाड़ी दौड़ा रहे थे। अब तो मेरी और ड्राइवर के पसीने छूटने लगे। कैब ड्राइवर मुझसे बोला, देखिए मैडम, आपने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली, मैं आपको इसीलिए मना कर रहा था। मैंने कहा, मुझे पता है कि लड़के मेरे पीछे पड़ जाएंगे। वह बोला, आजकल इंसान हैवान बन चुका है, इसी वजह से आपको बार बार समझा रहा था। ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार बहुत ही तेज कर दी। वह बोला, आप फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। वह पूरी स्पीड से गाड़ी को हाईवे में पर दौड़ा रहा था, लेकिन वह लड़के भी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर हमारी कैब की बराबरी करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से बार बार उसकी गाड़ी हमारी कैब से टक्कर खा रही थी। कैब ड्राइवर ने तुरंत ही मुझसे कहा, मैडम पुलिस को फ़ोन लगाइए, नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इस गड़बड़ाहट में मैं तो पुलिस के बारे में भूल ही गई थी। अभी ड्राइवर पर शक
कर रही थी, लेकिन अब मुझे कैब ड्राइवर ने भगवान पर नज़र आ रहा था। मैंने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन लगाना शुरू किया तो देखा मैंने फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। मैंने कहा भैया फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। कैब ड्राइवर तुरंत ही अपना फ़ोन मेरी तरफ बढ़ाया और बोला मैडम आप मेरे फ़ोन का नंबर मिलाते रहिए। मैंने जब आपको फ़ोन देखा तो उसके फ़ोन में भी नेटवर्क जा चुके थे। अब तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग पे काम करना भी बंद कर दिया था। लेकिन कैब ड्राइवर अभी भी लगातार मुझसे कहे जा रहा था मैडम आप दोनों फ़ोन से लगातार कोशिश करती रहिए, हो सकता है कहीं ना कहीं नेटवर्क आ जाए, पुलिस का नंबर लग जाए। वह एक और रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रहा था, दूसरी तरफ मुझे कोशिश करने का बोलता जा रहा था। तभी उन लड़कों की गाड़ी हमारी कैब की एक जोरदार टक्कर मारी और उनकी गाड़ी ठीक हमारे कैब के बराबर चलने लगी। उसने में से एक लड़के ने मुझे आंख मारी और दूसरा ने रानी आज तो तुझे हम अपना बना ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वह नशे में इतनी बुरी तरह से गाड़ी दौड़ा रहे थे कि उनकी गाड़ी लहरा रही थी और हम बार बार कैब को टक्कर मार रहे थे। कैब ड्राइवर बोला मैडम आज तो मुझे लगता है कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा, यह लोग तो एक्सीडेंट करके ही मानेंगे और अगर एक गाड़ी नहीं रुक गई तो मैं अकेला ही हूँ, आपको कैसे बचा पाऊँगा। यह तो 4 है और चारों मिलकर मेरा तो जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन आपके साथ तो दार्जिलिंग की सारी हदें पार कर देंगे। अब मेरे दिमाग में मेरी मम्मी पापा की सारी शिकायतें घूमने लगी कि अकेली लड़की खुली तिजोरी की होती है जिसे लूटने के लिए हर कोई मुंह फैलाए खड़ा हो रहता है। अब मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा था। मैंने इतना ओवर कॉन्फिडेंस होकर दूसरे शहर में नौकरी करने की फैसला आखिर क्यों किया। लेकिन अब मुझे जिस सिचुएशन से फंस चुकी थी उससे निकल पाना बहुत ही नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि ना तो फ़ोन में नेटवर्क था और ना ही मुझे कोई मदद दिखाई दे रहा था, बल्कि उल्टा मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी वजह से आज यह कैब ड्राइवर भी बिना बात मारा जाएगा। मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कैब ड्राइवर की बात नहीं मानी। अगर मैंने उस बात मानकर ढाबे पर गाड़ी नहीं रुकवाई होती तो आज तक मैं मुसीबत अपने घर की तरफ जा रही होती। लेकिन मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और चारों दरिंदे मेरी कैब पर बार बार टक्कर मारे जा रहे थे, लेकिन इधर फ़ोन में नेटवर्क था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक उन लोगों की एक बहुत ज़ोरदार टक्कर हमारी कैब ने मारी, जिससे करीब कैब घसीट कर आगे जाकर रुक गई और चारों ने उतरते ही कैब ड्राइवर का पीटना शुरू कर दिया और मुझे खींचकर गाड़ी से बाहर निकाल लिया। मैंने उससे हाथापाई करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत हट्टे कट्टे लड़के थे। उन्होंने मुझे कसकर दबोच लिया। कैब ड्राइवर ने भी मुझे इसके साथ मारपीट करने की कोशिश की, लेकिन वह अकेला बेचारा उन चारों का सामना नहीं कर पाया। वह बुरी तरह से पीटने लगे। तभी उसमें से एक बोला इसको यहीं पर बांधकर डाल दे, बिना बात इस पर अपना समय क्यों खराब कर रहे हो, इसको बांध कर जल्दी ही इस लड़की को लेकर झाड़ियों में चलो, क्योंकि अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। उन्होंने कैब ड्राइवर को बांधकर वहीं डाल दिया और मुझे घसीटते हुए झाड़ियों पे तरफ ले जाने लगा जहाँ घनघोर अंधेरा था। मैं मदद के लिए बुरी तरह से चीख चिल्ला रही थी, लेकिन वहाँ मेरी कोई भी नहीं सुनने वाला था। उसके बाद उन्होंने मेरे कपड़े एक एक कर पढ़ने शुरू कर दिए। फिर तो उन्होंने वह किया जिसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। उन्होंने अपने सारे कपड़े हटा दिए और फिर एक एक करके मेरे साथ मैं अभी भी बुरी तरह चिल्ला रही थी। उनमें से पहला लड़का जैसे ही मेरे ऊपर आया वैसे ही मुझे पुलिस का सायरन की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस का सायरन की आवाज़ सुनाई देते ही जान में जान वापस आई और तभी तुरंत ही पुलिस ने आकर उन चारों को पकड़ लिया। मैं इतनी बुरी तरह से घबराई हुई थी कि मुझे अपने कपड़े सही करने का भी होश नहीं था, लेकिन लेडी कांस्टेबल ने तुरंत ही मुझे अपने सारे कपड़े पहनाए और उठाकर गाड़ी के पास लेकर गई। जब मैं वापस कैब पे पहुंची तो कैब ड्राइवर लहूलुहान खड़ा था। पुलिस वहां अचानक से कैसे आ गई यह हमें समझ में नहीं आया। तो पुलिस ने बताया हाईवे पे हर गाड़ी के चलने की एक स्पीड तय होती है, लेकिन हाईवे पे लगे कैमरा ने हमने यह रिकॉर्ड किया था तो 2 गाड़ियां मानक स्पीड की ज़्यादा तेज़ रफ्तार में 1 घंटे से दौड़ चली जा रही थी। इसीलिए हमने तुरंत ही एक्शन लिया और उन गाड़ियों के पकड़ने के लिए निकल पड़े और तुरंत एक्शन लेकर हम बहुत अच्छा काम किया।
नहीं तो आज बहुत बड़ी घटना हो जाती। पुलिस ने बताया, जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां कैब ड्राइवर की हमसे कहा कि आप मुझे खोलने के पहले जल्दी ही झाड़ियों की तरफ जाइए, क्योंकि वहाँ 4 दरिंदे एक लड़की के साथ गलत काम कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने से पहले उसे बचा लीजिए। पुलिस की बात सुनते ही मैं कैब ड्राइवर के पैरों पर गिर गई और कही, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत तरीके से बात की, लेकिन आप तो मेरे रक्षक थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आज ना होते तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। कैब ड्राइवर बोला, मैडम इस दुनिया में हर आदमी दरिंदा नहीं होता। हमारे घर में भी माँ और बहन है और हमें भी अच्छी से पता है कि एक औरत की इज्जत उसके लिए कितना मायने होती है। उसके बाद पुलिस मुझे अपना पुलिस स्टेशन लेकर गए, जहाँ मैंने उन 4 दरिंदों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। फिर मुझसे खुद अपनी गाड़ी से मेरी तरफ घर पहुँचाएँ। जहाँ पहुँचते ही मैं अस्पताल पहुँची। मैंने तुरंत ही पापा का ऑपरेशन करने वाले फॉर्म पर साइन करके उनके ऑपरेशन की इजाज़त दी। मेरी हालत देख के माँ तो बुरी तरह से घबरा गई थी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ही घंटे बाद पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया और उन पर खतरा टल गया। उस दिन कुछ बातें समझ में आई कि एक लड़की चाहे कितनी भी आधुनिक समय में पैदा हुई हो, लेकिन यह दुनिया कभी भी शायद उसे सुरक्षित नहीं होने देगी, क्योंकि लड़की की इज्जत को नोचने और दरिंदे हर गली पे मुंह फैलाए बैठे खड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, सच तो यही है, अगर इस दुनिया में भक्षक है तो कुछ रक्षक भी है। ये दुनिया ऐसे हैं इंसानों अगर वजह से नहीं चल पा रही है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस तरह की डेली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक फॉर वाचिंग और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि हमें पता चले आपको ये स्टोरी कैसे लगी। आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट अगले वीडियो हिंदी स्टोरी चैनल पर। थैंक यू।